ओके स्टूडेंट्स, एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था। 2 पार्ट में पूरा चैप्टर है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। स्क्रीन पे आप देख रहे हो। बैंकिंग में मैंने लास्ट में 2 आंसर आपको पढ़ाए थे। एक था इवैल्यूएशन ऑफ बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम, सेकेंड वन मीनिंग ऑफ बैंक एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी आज हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सप्लेन कॉमर्शियल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फंक्शंस पढ़ने से पहले एक मीनिंग आपको दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी ये मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, बराबर। देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949, इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949, ये एक्ट जो बना आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया में बैंकिंग एक्ट 1949 का है और रिजर्व बैंक के लिए 1934 का एक्ट, 1934 एक्ट फॉर रिजर्व बैंक एंड 1949 एक्ट फॉर कॉमर्शियल बैंक, बराबर। क्या है कॉमर्शियल बैंक? देखिए, कॉमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, that is accepting deposits from the people for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, pay order or otherwise, बराबर। तो ये हुआ कॉमर्शियल बैंक का डेफिनेशन। अब आगे। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, देर आर 2 फंक्शंस फॉर कॉमर्शियल बैंक। फर्स्ट मेन फंक्शन एंड सेकेंड सेकेंडरी फंक्शन मीन्स अदर फंक्शन। मेन फंक्शन मीन्स प्राइमरी फंक्शन, उसमें फर्स्ट आएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेकेंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, थर्ड क्रेडिट क्रिएशन, 4 पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटी एंड 5th इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। ये हुआ मेन फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन, उसमें फर्स्ट एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस एंड प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ विथ चेंजिंग टाइम, यानी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के बारे में। तो इस तरीके से फॉर्मेशन बनता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक का। आज हम सिर्फ मेन फंक्शन ही पढ़ेंगे। मेन फंक्शन में कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो 3 मार्क्स में भी एक शॉर्ट नोट की तरह आते हैं। ठीक है, तो अब उसका एक डिस्कशन, ब्रीफली डिस्कशन हम कर रहे हैं मेन फंक्शन के लिए। ठीक है, ओके। मेन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, उसमें हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्चुअली ये 3 और 2 मार्क्स का आंसर है, 2 और 3 मार्क्स का आंसर है, ध्यान रखना, बराबर। कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं। इवन इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो भी आपको ध्यान रखने हैं, बराबर। पॉइंट्स भी आपके काम के हैं, बराबर। तो सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अ बैंक accepts money from the people or the savers in the form of deposits, यानी बैंक जो होती है वो लोगों के पास जो भी सेविंग्स होती है वो कलेक्ट करती है एज अ डिपॉजिट, बराबर। तो इट गिव्स सेफ्टी टू द डिपॉजिटर बाय एक्टिंग एज कस्टोडियन ऑफ फंड्स। In a way, people lend their savings to bank for which banks give them interest. However, commercial bank accepts 3 types of deposits, यानी
लिखेंगे 3 टाइप्स, बराबर होगी 4 टाइप्स, बिकॉज रिकरिंग डिपॉजिट टोटल नंबर ऑफ 4 आएंगे लेकिन होती है 3, क्योंकि करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड बराबर फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है, रिकरिंग डिपॉजिट इज अ काइंड ऑफ सेविंग डिपॉजिट, दैट्स व्हाई वी कैन से ओनली 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, फर्स्ट करंट अकाउंट डिपॉजिट के बारे में। अ करंट अकाउंट इज ओपन विथ अ बैंक इन द नेम ऑफ अ बिजनेस, फर्म और इंडिविजुअल। द डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन डिपॉजिट्स इन एनी अदर अकाउंट। मोर लिक्विड मीन्स आप कोई भी तरीके से उसको जल्दी से कैश में बराबर ट्रांसफर कर सकते हो, बराबर, दैट इज वाई मोर लिक्विड। Withdrawal can be made from this account any number of time during a day. The customer of this account is given a checkbook but do not get interest on current account. चेकबुक दी जाती है ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बराबर, इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट मेनली बराबर किसका होता है, बिजनेस का, कोई फर्म का या फिर कोई पर्सन का। आगे, बट बैंक इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विस चार्ज ऑन दिस अकाउंट। बैंक जो सर्विस देती है करंट अकाउंट में वो चार्जेबल होती है, उसका हमको चार्ज देना पड़ता है। अ कस्टमर में इवन ऑब्टेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर बिजनेस पर्पज ऑन दिस अकाउंट एज पर राइज ऑफ द बैंक। यानी बैंक, अलग अलग बैंक में अलग अलग तरीके से ये करंट अकाउंट के बारे में रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये एक डिटेल कंप्लीट हुई करंट अकाउंट के बारे में। ध्यान रखना ये सारी डिटेल आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हो, यहाँ पे आप इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। करंट अकाउंट में मोर लिक्विड डिपॉजिट्स होती है, बराबर, यानी तुरंत वो उसका पेमेंट भी हो जाता है, बराबर, डिपॉजिट भी हो जाता है पूरे दिन में, बराबर, एनी नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ डे आप विड्रॉल कर सकते हो बैलेंस के हिसाब से, बराबर। चेकबुक दी जाती है बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बराबर। सम काइंड ऑफ सर्विस चार्ज ऑन दिस अकाउंट बीइंग इम्पोज्ड बाय बैंक। ठीक है, तो करंट अकाउंट भी अलग से आपको पूछते हैं शायद 2 मार्क्स में, तो ध्यान रखना, बराबर। सेकेंड पॉइंट, हम एक्चुअली फर्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं, बराबर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बारे में। उसमें करंट अकाउंट की पढ़ ली हमने, अब सेविंग अकाउंट की बारी। स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए। People usually deposit saving for a short period in this account, for which banks give them interest. Upon requirement, they can withdraw with a check or withdrawal slip. In present times, they can also withdraw money from this account by using debit card or credit card. यानी सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट में ये होता है चेक या विड्रॉल स्लिप से आप विड्रॉ कर सकते हो, इंटरेस्ट दिया जाता है जो भी डिपॉजिट्स होती है उसमें, बराबर। क्रेडिट डेबिट कार्ड भी दिए जाते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, बराबर। तो सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट में इस तरीके की डिटेल आएगी, बराबर। अब रिकरिंग डिपॉजिट, दीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेविंग डिपॉजिट। मैंने आगे बता दिया आपको। People who do not wish to save or cannot save bigger sum of money save deposit small amounts each month for some period of time in this account. यानी जो लोग बड़ी अमाउंट में सेविंग नहीं कर सकते, कुछ छोटी छोटी अमाउंट या मंथली बेस पे डिपॉजिट कर सकते हैं, उनके लिए ये रिकरिंग डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। Thus, the saving gradually increase and interest is paid on the accumulated money.
Thus these deposits are called recurring deposit. बराबर, सेविंग के नाम से डिपॉजिट होती रहती है, जो डिपॉजिट हुआ वो एक्यूमुलेटेड मनी है, यानी सेविंग्स बढ़ती रहती है, डिपॉजिट्स बढ़ती रहती है और उसमें इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता रहता है। बराबर, तो रिकरिंग डिपॉजिट्स में ध्यान रखना विड्रॉल नहीं होता है। विड्रॉल करना है तो जो कुछ टाइम लिमिट के बाद, यानी जो टाइम बैंक बताती है उसके बाद आप विड्रॉल कर लो, बराबर, तो कर सकते हो, वरना एक टाइम लिमिट होता है रिकरिंग का, वो टाइम लिमिट तक आपको क्या करना है, मंथली जो आपने डिसाइड किया उतना अमाउंट डिपॉजिट करते रहना है। तो इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ सेविंग डिपॉजिट। बराबर। एंड द लास्ट वन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में लास्ट टाइप, फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। These deposits are for a fixed period of time, and usually people who want to deposit money for a long period of time choose such deposits. यानी जिन लोगों को बड़ी अमाउंट या लॉन्गर पीरियड तक डिपॉजिट करनी है तो वो फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं। आपने नाम सुना होगा एफडी, आपके पेरेंट्स भी इसको फॉलो करते होंगे। बराबर, एफडी का मीनिंग यही है। बराबर। आगे, बैंक्स पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स अमंग ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, यानी एफडी पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है बैंक। कस्टमर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन सच डिपॉजिट्स, यानी ये डिपॉजिट पे ओवरड्राफ्ट भी मिलता है। बराबर, तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेकिन 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, बराबर, हमने पढ़ ली। ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे फंक्शंस, मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का सेकेंड पॉइंट आ रहा है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी मीन्स व्हाट? प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी यानी लोन देना है। किस तरीके से देना है, कैसे देना है, वो बैंक डिसाइड करती है। यानी इन शॉर्ट कॉमर्शियल बैंक का ये एक फंक्शन है, बराबर, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। बराबर, स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए। व्हेन इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स और फार्मर्स और अदर प्रोफेशनल्स रिक्वायर मनी फॉर पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पज दे बोरो फ्रॉम banks and banks provide credit by charging a rate of interest. जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है उनको पैसे दिए जाते हैं, बराबर, प्लस वो पैसे जो दिए हैं एज ए क्रेडिट उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बराबर, टाइम ड्यूरेशन भी बैंक डिसाइड करके देती है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, बोरोइंग और क्रेडिट और लोन कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म इंटू ब्रैकेट अप टू 1 year, मीडियम टर्म इंटू ब्रैकेट बिटवीन 1 to 5 year और लॉन्ग टर्म इंटू ब्रैकेट बिटवीन 5 to 15 years। यानी अलग अलग तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड होती है और अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। टाइम ड्यूरेशन याद रखना एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज क्रेडिट क्रिएशन। बोर्ड की एग्ज़ाम में 3 marks में आया हुआ आंसर है, 5 marks में भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शन, सबका ध्यान कंप्लीटली होना चाहिए, थोड़ा टफ भी है। बराबर, बैंक्स अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू एंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फुलफिल्स द डिमांड फॉर मनी। बैंक क्रेडिट क्रिएशन क्यों करती है? कॉमर्शियल बैंक इसलिए करती है, they have to ensure that the supply of money in the economy
fulfills the demand of money. Banks creates money from the existing stock of money, thereby add to supply of money in the economy. अगर सप्लाई ऑफ मनी डिमांड ऑफ मनी के सामने कम है तो मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी देयर बाय एड टू सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी, यानी क्रेडिट क्रिएशन में सप्लाई ऑफ मनी में वो ऐड होता है, बराबर। एट लास्ट फ्रॉम वन डिपॉजिट इंक्रीजेस अनदर टू मच डिपॉजिट्स इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। मैं ये अपनी एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक डिपॉजिट में से दूसरी डिपॉजिट्स को इंक्रीज करना, एक डिपॉजिट में से दूसरी डिपॉजिट्स इंक्रीज करना, बराबर, तो वो होता है क्रेडिट क्रिएशन, बराबर। आगे धीरे धीरे जो भी डिटेल आती है उसमें देखते जाना तो जल्दी पता चलेगा, बराबर। ओके। When credit creation by banks increases, the supply of money increases, and when credit creation decreases, the supply of money decreases or reduces, बराबर। काम में लगेगा MCQ में। फिर से, if credit creation by bank increases, then supply of money increases. When credit creation decreases, then supply of money decreases or reduces, बराबर। When a bank lends money from primary deposit, the borrower has to open an account with the same bank or another branch in order to deposit the check of the loan. डिस्कशन स्टार्ट हो गई, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। फिर से, व्हेन अ बैंक लेंड्स मनी फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट्स द बोरोअर हैज़ टू ओपन एन अकाउंट विद द सेम बैंक और अनदर ब्रांच और बैंक इन ऑर्डर टू डिपॉजिट द चेक ऑफ द लोन। When the check is created in the new account, it becomes a derived deposit for the bank. From this derived deposit, the bank can create still another loan account for a third person. The third person's loan becomes one more deposit for the bank. Thus, a bank can create several deposits from a primary deposit. ये लास्ट सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ऊपर सर ने डिटेल बताई हुई है, बराबर, कि भाई नोन एज क्रेडिट क्रिएशन, बराबर। इंक्रीजिंग मोर डिपॉजिट्स फ्रॉम वन प्राइमरी डिपॉजिट इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। ये पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे एग्जांपल नहीं है लेकिन आपके समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 3 पर्सन है, आप, आपके फादर एंड आपकी मदर, 3 पर्सन हो गए। फादर का बैंक अकाउंट जो है वो कोई बैंक अकाउंट जो है वो ए बैंक में है, बैंक ए। मदर का बैंक अकाउंट बैंक बी और आपका बैंक अकाउंट बैंक सी में है, यानी 3 बैंक आ गई, ए बी एंड सी। ए में फादर, बी में मदर एंड सी में आप। फादर 1000 रुपीज़ बैंक ए में डिपॉजिट करते हैं बिकॉज उनका वहाँ पे अकाउंट है, या फिर 1000 रुपीज़ का चेक डिपॉजिट करते हैं, तो उनके अकाउंट में 1000 रुपीज़ का चेक आ गया, यानी अमाउंट आ गया। अब आपके फादर आपकी मदर को 900 रुपीज़ का चेक देते हैं, तो आपकी मदर का अकाउंट बैंक बी में है, तो वो 900 रुपये का 900 रुपीज़ का चेक आपकी मदर बैंक बी में डिपॉजिट करेगी। अब आपकी मदर आपको 810 रुपीज़, बराबर 810 रुपीज़ का चेक देती है, तो आप ये चेक आपकी बैंक में, यानी आपकी बैंक सी है तो सी बैंक में आप डिपॉजिट करोगे। यानी इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए,
आपके फादर ने 1000 रुपीज़ का चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया था, वो 1000 रुपीज़ में से कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए, वो 1000 रुपीज़ में से आपकी मदर को भी 900 रुपीज़ मिले, वही 900 रुपीज़ में से आपको 810 रुपीज़ मिले, यानी प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, उसके बाद जो 900 एंड 810 रुपीज़ जो इंक्रीज़ हो रहा है वो डिराइव डिपॉजिट है। मान लीजिए आप तीनों का अकाउंट सेम बैंक में है तो भी यही तरीका अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो भी 1000 रुपीज़ प्राइमरी डिपॉजिट बनेगी और बाकी की डिराइव डिपॉजिट बनेगी। यानी फ्रॉम वन यानी प्राइमरी डिपॉजिट बराबर उसमें से बहुत सारी डिपॉजिट्स इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो ये तरीका है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन करना पड़ता है कंपलसरी कॉमर्शियल बैंक को अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो, बराबर। तो ये हुआ, ठीक है। Besides, when the borrower withdraws the loan amount from his or her account and spends it, there is greater circulation or supply of money in the economy. बराबर, तो ये क्रेडिट क्रिएशन इस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए बीच में कोई कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो पाता है, बराबर, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, आपके फादर, आपकी मदर और आप तीनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी बात मैंने बताई, बराबर। इसमें से आप समझ लीजिए आपके फादर ने 1000 रुपीज़ का चेक डिपॉजिट किया अपनी बैंक में, फिर 1000 रुपीज़ कैश उन्होंने विड्रॉ कर दिया, तो फिर क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। क्रेडिट क्रिएशन कब होता है, जब आप बैंक का जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, चेक, ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, फंड ट्रांसफ़र, जो भी आप यूज़ करते हो ट्रांजैक्शन के लिए, यानी फ्रॉम डिपॉजिट टू, बराबर, एक डिपॉजिट आपने किया आपने आपके बैंक के अंदर, उसमें से आप जो ट्रांजैक्शन आगे बढ़ाते हो, बराबर, तो वो क्रेडिट क्रिएशन बनता है। ठीक है, अभी आगे एक एग्जांपल आ रहा है, ध्यान रखना। स्क्रीन पे सबसे पहले कंटिन्यू हो रहा है क्रेडिट क्रिएशन, एक एग्जांपल भी है और वहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन की पूरी डिटेल कंप्लीट हो रही है। स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए। नो बैंक कैन लैंड द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी बैंक डिपॉजिट जो आती है वो पूरी की पूरी लैंड नहीं कर सकती है। फ्रॉम एवरी डिपॉजिट द बैंक हैज़ टू कीप असाइड some proportion of money in the form of cash reserves, which is known as cash reserve ratio, बराबर, समझ में आना चाहिए। कैश रिजर्व रेशियो आपको पीछे मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ने में आएगा, बराबर, लेकिन यहाँ पे उसका काम लगेगा आपको। ध्यान रखिए क्या है, मैं बताता हूँ, आप याद कीजिए, बराबर। सामने एक टेबल भी है, ABC बैंक दिख रही है, बराबर, लेकिन मैं उसमें एक्सप्लेन करूँ उससे बेटर है, मैंने भी आपको एक एग्जांपल आपके फादर और मदर का एग्जांपल दिया, उसमें मैं ले जाता हूँ। आपको मैंने ऐसा बताया था कि भी आपके फादर ने 1000 रुपीज़ अपनी बैंक ए में डिपॉजिट किए, फिर आपकी मदर को 900 रुपये दिए, 900 रुपये का चेक दिया, फिर आपकी मदर ने आपको 810 रुपीज़ का चेक दिया। तो आपको उस वक्त ऐसा लगा होगा कि सर ऐसी अमाउंट क्यों बोल रहे हैं, बराबर। वो अमाउंट में ये कैश रिजर्व रेशियो समझाने के लिए आपको बताता था। कोई भी बैंक के पास जब डिपॉजिट आती है तो तुरंत वो पूरी की पूरी डिपॉजिट लैंड नहीं कर सकती, यानी उसको स्पेंड नहीं कर सकती। 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट आया, तब आपके फादर की बैंक 1000 रुपीज़ नहीं दे सकती है। मान लीजिए उसमें 10% कैश रिजर्व रखा हुआ है, तो ये कैश रिजर्व होता है क्या, ईच एंड एवरी बैंक के लिए ये कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934, बराबर। दे हैव टू मेंटेन कैश रिजर्व अगेंस्ट डिपॉजिट। मान लीजिए 10% है तो 1000 का 10% 100 होता है, तो सबसे पहले बैंक 100 रुपीज़ RBI में डिपॉजिट करवाएगी, बाद में जो बचता है उसका स्पेंड करेगी। यानी अब 900 बचा है
तो आपके फादर भी 900 रुपीज़ का चेक आपकी मदर को देते हैं। आपकी मदर ने 900 रुपीज़ का चेक उनकी बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक बी में, तो बैंक ए को जो रूल्स इम्प्लीमेंट होता है वही बैंक बी को भी होगा। तो बैंक बी क्या करेगी, वो भी 10% इम्प्लीमेंट करेगी। तो 900 का 10% 90 होता है। तो आपकी मदर ने कितना दिया, 810 रुपीज़ का चेक दिया आपको, बराबर। तो ये रूल्स रेगुलेशन है, इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट इस तरीके से होता है। कैश रिजर्व समझाना था, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया, डायरेक्टली यही बताया कि भाई 1000 रुपीज़, 900 रुपीज़ एंड 810 रुपीज़, बराबर। तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, कैश रिजर्व जो भी होता है वो बैंक के लिए अच्छा होता है, जो आरबीआई के पास उनको रखना पड़ता है। जो लोग बैंक के बारे में जानते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं, तो सोचिए अगर आप सेविंग अकाउंट बैंक में रखते हो तो वो सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें मिनिमम बैलेंस आपको फॉलो करना पड़ता है। भाई ये मिनिमम बैलेंस ही कैश रिजर्व है। आपको बैंक ऐसा बोलती है कि भाई 1000 रुपीज़ आपको बैलेंस कंपलसरी रखना है, अगर नहीं रखोगे तो आप पर फाइन होगा, आपके ऊपर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया बैंक चार्ज करेगी। तो वो जो आप 1000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ जो भी आपको बैलेंस, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, वो बैंक के लिए कैश रिजर्व होता है, बराबर। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। एग्जाम्पल, इफ अ बैंक हैज प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ ₹1000 and the cash reserve ratio determined by rule is 20%. So in this circumstance the credit creation makes as per following. एग्जाम्पल में कैश रिजर्व 20% दिया है, मैंने आपको आगे एग्जाम्पल जो बताया उसमें 10% था, तो इसमें मिसगाइडेंस नहीं होना चाहिए, बराबर। उसके नीचे आपको एक काउंटिंग भी दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल का। यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज़ है और कैश रिजर्व 20% है, तो हमको 5000 रुपीज़ आंसर मिलता है। सो अ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ ₹1000 इज क्रिएटिंग अ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ ₹5000। ये जो सेंटेंस अभी मैं बोला, ये पूरा सेंटेंस मैंने ये टेबल के अंदर आपको दिया हुआ है, जो आप अभी देख रहे हो टेबल। यहाँ पे ए बैंक, उसके पास 1000 रुपीज़ नेट डिपॉजिट है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो 20%, 1000 का 20% 200 हो गया 800, जो है न्यू लोन, यानी ए बैंक 800 रुपीज़ का लोन दे सकती है। मान लीजिए बी बैंक में वो लोन गया, तो बी बैंक के पास वो क्या हो गया, नेट डिपॉजिट हो गया। एक बैंक की लोन दूसरी बैंक की डिपॉजिट बन गई, यानी 800 बी बैंक के पास डिपॉजिट आया, तो उस पर भी 20% रिजर्व रेशियो कटेगा, 160 रुपीज़ होगा, और वो कट के यानी सब्सट्रैक्ट होके 640 हो जाएगा। ये न्यू लोन हुआ, ये न्यू लोन सी बैंक के लिए नई डिपॉजिट बनेगा, उस पर भी 20% रेशियो 128 रुपीज़ से लेस होगा, और वहाँ पे न्यू लोन अराइज होगी 512 रुपीज़ की। ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती रहेगी, कहाँ तक कि जब तक टोटल डिपॉजिट 5000 ना हो जाए। अभी हमने बाजू में वो काउंटिंग किया, वो हिसाब से आप टोटल नेट डिपॉजिट लास्ट में देख सकते हो, टोटल 5000 लिखा हुआ है। ये 5000 का 20% होता है 1000, रिक्वायर्ड कैश रिजर्व ऐसा लिखा है 1000, और 5000 में से आप 1000 बराबर लेस करोगे तो टोटल न्यू लोन कितनी होती है, 4000। तो ये इस तरीके से होता है, यानी 640 जो नेट डिपॉजिट है वो आगे बढ़ती रहेगी 5000 तक इंक्रीज होगी, यानी अदर बैंक्स उसमें 2048 इंक्रीज करेंगे, बराबर। 128 लास्ट में 20% का रेशियो था, वो आगे बढ़ते 409 इंक्रीज होगा, तब तक जब तक 1000 ना हो जाए। एंड न्यू लोन्स भी ऐसे आगे बढ़ती रहेगी 512 के बाद, और वो कब तक बढ़ती रहेगी, 4000 तक, ओनली बिकॉज ऑफ 1000 रुपीज़ की प्राइमरी डिपॉजिट है, तो उसमें क्रेडिट क्रिएशन 5000 रुपीज़ तक होगा, इसकी वजह से, बराबर। ये पूरा टेबल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है,
काउंटिंग जो कुछ भी है वो रिलायबल सोर्सेज से ये पूरी डिटेल दी गई है। यानी यहाँ पे एक फंक्शन कंप्लीट किया मैंने, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, अब आगे अब मेन फंक्शन में, कॉमर्शियल बैंक के मेन फंक्शन में फोर्थ पॉइंट, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। A bank provides easy payment and withdrawal facility to its customers in the form of check, withdrawal slip and draft, pay order, ATM facility. ATM means automatic teller machine or automated teller machine, credit and debit cards, internet banking etc. बराबर। तो पेमेंट और विड्रॉल फैसिलिटी के लिए कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक, उसकी डिटेल। बराबर। अब मेन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक का लास्ट पॉइंट, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। दो बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू वन अनदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। Short term credit is provided by one bank to another bank through RBI and is called call money। यानी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में एक बैंक दूसरी बैंक के पास लोन डिमांड करती है थ्रू RBI, तो वो कॉल मनी बोला जाता है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेंट्रल बैंक कॉल्ड कॉल मनी रेट। यानी ये कॉल मनी पे इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लीमेंट होता है वो कॉल मनी रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए मेन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बराबर, देन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, देन क्रेडिट क्रिएशन, देन पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी एंड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। बराबर। आज के लेक्चर में इतना। होमवर्क में क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी के बारे में आपको लिखना है, यानी क्रेडिट क्रिएशन का पॉइंट पूरा लिखना है। बराबर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। जय श्री कृष्ण।